सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज फिर से हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं दोस्तों। आपको पता है कि ये सभी करंट अफेयर आपके एग्जाम से सारे रेलिवेंट हैं। ठीक है दोस्तों, फालतू की बातें ना करते हुए करंट अफेयर की तरफ चलते हैं कि क्या है करंट अफेयर। और मेरे करंट अफेयर जो है दोस्तों वो पॉइंटों में रहते हैं, आपको पता है। तो पहला देखते हैं कि देश के हर राज्य में बनेगा तिरुपति बालाजी का मंदिर, जम्मू से होगी शुरुआत। क्या है दोस्तों ये कि अब ना हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी स्टेट में क्या बनेगा दोस्तों? तिरुपति बालाजी का मंदिर। ठीक है, और जहां पे पूजा किनकी होती है? वेंकटेश्वर भगवान जी की पूजा होती है। इंडिया के हर स्टेट में कितने स्टेट हैं इंडिया के अगर देखे जाएं तो कितने हैं? 28। और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी स्टेट कितने हैं दोस्तों? आपके 8। तो टोटल 36 हो गए आपके। हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में बनेंगे आपके तिरुपति बालाजी के मंदिर। ठीक है, ये एक नई पहल है। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि किस भगवान के कौन से मंदिर अब पूरे भारत में, भारत के हर राज्यों में बनाए जाएंगे। ठीक है, अगली बार देखते हैं। अगला देखते हैं कि क्या है हमारा। अगला आता है, राशन कार्ड को अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो राशन नहीं मिलेगा। इसका मैं बताता हूं आपको दोस्तों, ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि न्यू इंडिया के तहत आपको पता है मोदी जी ने न्यू इंडिया की पहल की है। उनका नारा है ये कि न्यू इंडिया बनाना है, तो उन्होंने आधार कार्ड से राशन कार्ड को भी लिंक करना है। लिंक करने का मतलब क्या है दोस्तों? जो आधार कार्ड में नंबर है, जो आधार कार्ड में सारी डिटेल्स हैं, वही आपके राशन कार्ड में डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पैन कार्ड में डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी डिटेल्स होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था आपको वीडियो में, जो मेरे करंट अफेयर दिए थे पहले। ठीक है, तो आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब आपके आधार कार्ड से मैच करती हुई होनी चाहिए। इनफैक्ट आपका फोन नंबर भी मैच करता होना चाहिए, वरना तो ये सारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। तो और अगर आधार कार्ड से लिंक वाली बात है कि आधार कार्ड से लिंक कब तक करा सकते हैं, वैसे 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, 31 मार्च 2023। अब जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 30 जून 2023 कर दी है। तो तब तक आप लोग चाहे तो करवा सकते हैं, वरना तो नहीं जरूरत राशन कार्ड की तो रहने भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन अच्छा है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी करके 130 साल पुराना जेल से संबंधित कानून को खत्म कर दिया है और एक मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 बनाया है। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, ये कहना है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री का और होम अफेयर्स जो है हमारी, उसका कहना है कि गृह मंत्रालय का कहना है कि आप जो हम यूज कर रहे थे कानून जेल से रिलेटेड, वो कानून यूज हो रहा था हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 130 साल पुराना कानून, जो जेल के लिए उन्होंने बनाया था, जेल व्यवस्था के लिए। लेकिन अब जो प्रिजनर एक्ट आया है 2023, इसके माध्यम से इस एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। जो पहले रूल चलते थे उनको खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सुधार भी किए जाएंगे इस एक्ट के द्वारा, जैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नए रूल। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नए रूल का मतलब है दोस्तों कि जेल का जो स्टाफ होता है उनके पास फोन रहता है, तो जेल में अंदर जाते हुए उनके पास कोई फोन नहीं रहेगा। सीसीटीवी कैमरे जेल के हर कोने में लगे हुए होने चाहिए। ऊपर से पैरोल या फ्लोरो, ये जो है दोस्तों कि जैसे पैरोल मतलब भाई कुछ दिनों की जो छुट्टियां मिलती हैं, जो छूट मिलती है कि आपको इतने टाइम का अवकाश मिला है जेल से, थोड़े दिनों के लिए आप रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको पता होगा, एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी थे, बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी है लेकिन इनके बारे में पता होगा, जैसे संजय दत्त, उनको भी पैरोल पे छोड़ा गया था। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि पहले जो जेल में कैदी थे, उन कैदियों के घर कोई फंक्शन होता था, बड़ा फंक्शन होता था, तो उन लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है, ये छूट दी गई है कि उनको जाने की या फंक्शन में अटेंड होने की इजाजत दी जाए। फिर था अच्छे आचरण पर कैदियों की सजा माफी में सुरक्षा। अच्छे आचरण पर कैदियों की, जो अच्छे आचरण करेंगे कैदी, जिनको पता लगेगा, देखते रहेंगे सीसीटीवी के माध्यम से, उनकी सजा में भी कमी कर दी जाएगी। ठीक है, हाई सिक्योरिटी ओपन जेल और सेमी जेल बनाना। हाई सिक्योरिटी ओपन जेल और सेमी जेल बनाने का मतलब यह है कि जो समाज है उस समाज को टेररिज्म एक्टिविटी से थोड़ा दूर रखा जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। ये अच्छा है, ध्यान रखना कि अभी जो है गृह मंत्रालय ने शुरुआत की है मॉडल प्रिजन 2023 एक्ट की, और इस एक्ट के माध्यम से जेलों में सुधार किया जाएगा।
जो 130 साल पुराना अंग्रेजों का कानून था उसको बदला जाएगा। आगे देखते हैं एससी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सेक्युलर हैरेसमेंट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, 2 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है। इसका मतलब है दोस्तों कि उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि सेक्युलर हैरेसमेंट कमेटी हर एक संस्थान में होनी चाहिए। ये कमेटी किस लिए होती है कि जिस संस्थान में लेडीज वुमेन वर्क करती हैं उनके साथ अगर कोई गलत आचरण किया जाता है तो वो इस कमेटी में जाके शिकायत कर सकती हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी स्टेट में जहां पर भी वुमेन वर्क करती हैं, एक संस्थान जो है, जो भी संस्था हैं, उन संस्थाओं में इस प्रकार की कमेटी होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला है, अच्छा दोस्तों देखो, अभी आपके एसएससी कंबाइंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल के SCHSL के आपके एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम वो फॉर्म आ गए हैं, एग्जाम फॉर्म, उनको भरने की तिथि जो है 9/5/2023 से स्टार्ट हुई है और 8/6/2023 तक भर सकते हैं। एज है 18 से 27 साल। तो जिस भाई को भरना है वो भर सकता है, जिस भी बहन को भरना है भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही साथ में एक और आपकी फॉर्म निकले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के, ठीक है। वो कब निकले थे दोस्तों? वो निकले थे आपके 22/4/2023 को और लास्ट डेट इसकी क्या है? 21/5/2023। एज लिमिट सेम वही है, 18 से 25 साल। जिस भाई को भरने या बहन को भरने वो भर सकते हैं, ठीक है। अभी दोनों की ही डेटें बची हुई हैं, तो भरना चाहे तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत 2 साल का B.Ed होगा बंद। देखिए पहले जो B.Ed होता था, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता था, वो आपका 2 साल का होता था, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेंगे, 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद आपको मान्यता मिलेगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और धीरे धीरे करके पूरे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं जो B.Ed कराती है, उन सारी संस्थाओं में चालू हो जाएगा। ये टारगेट जो रखा गया है, ये टारगेट 2027 तक ये टारगेट रखा गया है, तब तक सभी संस्थाओं में हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो याद रखना है B.Ed 2 वर्ष से हटकर अब क्या है, 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, हो गया है मतलब कि हो जाएगा, और जितनी भी संस्थाएं बच रही हैं उन संस्थाओं में भी हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार पंजाब की भगवंत मान सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार बनी है राज्य की, पंजाब राज्य की, जिसमें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर स्टाम्प की जरूरत है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए, तो एक पेपर इन्होंने बनाया है। पहले व्हाइट पेपर पे सभी पेपरों का एक ही स्टैंप, एक ही टाइप का स्टैंप होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, लैंड को खरीदने या बेचने के लिए ग्रीन कलर का स्टैंप बनाया है, ठीक है। तो लैंड से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो ग्रीन कलर के स्टैंप पे काम होंगे, और ये भारत में पहली बार किसी स्टेट ने किया है। किस स्टेट ने किया है? वो पंजाब ने किया है। क्या किया है? लैंड को खरीदने बेचने के लिए स्टैंप जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, ठीक। ये पता होना चाहिए। पंजाब के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवंत मान जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। किस लिए स्टार्ट किया है? रियल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट होती है ना आपकी, तो रियल एस्टेट पे वो अपने मनमाने ढंग से कोई भी लैंड खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, कुछ कब्जाई चीजों को भी बेच देते हैं, तो उस पे लगाम लगाने के लिए, ताकि पता लग सके कि किस स्टैंप के लैंड से रिलेटेड जितने भी विवाद है, जो भी है, वो कितने हैं, मतलब आसानी हो जाए इनके बारे में जानने में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली तरफ है ट्विटर कंपनी की नई CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगी कौन? लिंडा याकासिनो। और एलन मस्क जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे आपके, ठीक है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो रहेंगे वो रहेंगे आपके एलन मस्क, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है कौन? लिंडा याकासिनो। तो हमें ये याद रखना है। ट्विटर के मालिक की बात करें तो मालिक कौन है आपके? एलन मस्क। स्पेस एक्स के मालिक कौन है आपके? स्पेस एक्स के मालिक भी आपके एलन मस्क ही हैं, ठीक है। एलन मस्क के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफी कुछ बता रखा है, जानना चाहते हो तो पीछे की वीडियो को देख सकते हो, वहां सारी चीजें हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, नासा के साथ मिलकर ये क्या काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। डिफेक्शन के केस में एकनाथ शिंदे को, देखिए अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो एकनाथ शिंदे साहब की है। पहले ये उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़ के काम कर रहे थे, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो वहां के CM थे। लेकिन क्या हुआ, एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार थी उसके MLA को अपनी तरफ कर लिया, उसके MLAs को अपनी तरफ कर लिया, और ये उस पार्टी से हटके दूसरी पार्टी में चले गए। दूसरी पार्टी में गए तो गवर्नर को पता लगा कि इस तरीके से
अब शिंदे सरकार, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो उन्होंने 174, ध्यान रखना कि 174 आर्टिकल के द्वारा गवर्नर को यह अधिकार है कि वो एक क्या करा सकता है, फ्लोर टेस्ट करा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो गवर्नर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी को बुलाया, सभी एमएलए को बुलाया और उनसे पूछा कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ कितने एमएलए हैं और एकनाथ शिंदे जी की तरफ कितने एमएलए हैं। पता लगा कि एकनाथ शिंदे जी की तरफ ज्यादा एमएलए थे, जिस कारण से उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिर गई और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी अब वहां के सीएम हैं। लेकिन इस पे जो फैसला चल रहा था, इस पे पेटिशन डाली हुई थी। पेटिशन किस विषय में डाली हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका डिफेक्शन लॉ जो बना हुआ था वो आपकी फर्स्ट शेड्यूल में, जो आपका पहला शेड्यूल जोड़ा गया था, आपके शेड्यूल पहले 8 थे, उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल मतलब 9वां जो शेड्यूल बनाया गया था 1951 में, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ ही था। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था, दल बदल कानून पर निषेध करना। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने दल बदल कानून को उल्लंघन किया है और इसी वजह से इनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग सकता है। एंटी डिफेक्शन, इन्होंने डिफेक्शन किया है क्योंकि अनुसूची में दिया हुआ था एंटी डिफेक्शन, और उसका मतलब था कि कोई भी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ऐसे ही नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे। ठीक है, और नियम कानून क्या थे कि अगर कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको अगर जानना है तो पीछे की वीडियो को देखिए, वो सारी चीजें वहां पे मैंने लिख रखी हैं, बता रखी हैं। तो आपको याद रखना है 174 आर्टिकल के द्वारा गवर्नर को अधिकार है। दूसरा डिफेक्शन, डिफेक्शन के केस में एकनाथ शिंदे, मैंने बता दिया कौन सा डिफेक्शन है ये, शेड्यूल 9th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये कब हमारे शेड्यूल में रखा गया था, ये रखा गया था 1951 में। फर्स्ट पहला जो हमारा रखा गया था वो 1951 में रखा गया था, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी 9 अनुसूची है, 9th शेड्यूल है हमारा, वो यही कहता है, 9th शेड्यूल हमारा यही कहता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इन्होंने इसी लॉ का उल्लंघन किया है, क्योंकि अगर 2/3 बंदे एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग ही एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इस लॉ का उल्लंघन करता है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये है हमारे उद्धव ठाकरे, ये है एकनाथ शिंदे साहब। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 427 लोगों के कन्वर्जेंस के कारण ही 833 अरेस्ट किए गए हैं। इसका मतलब है, पहले तो ये समझिए ये यूपी में काम हुआ है। यूपी के जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्हीं की ही ये रिपोर्ट है, उन्होंने ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 427 लोगों का धर्मांतरण किया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये, और ये साल 2021 से 2023 तक यह डाटा सीएम ने ही रिलीज किया है। मतलब कि क्या है, 2021 से 2023 का ये डाटा है जो सीएम योगी ने ये इकट्ठा करके सबमिट किया है, बताया है कि इतने लोगों का कन्वर्जेंस किया गया है, इस कारण 833 लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्योंकि आपको पता है आपका आर्टिकल 25 धर्म का प्रचार प्रसार करने का आप लोगों को राइट देता है, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ किसी को जबरदस्ती आप कन्वर्ट नहीं करा सकते अपने धर्म में। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में है, आपको पता होगा, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो आपको यह भी पता होगा कि अब आपके पास 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसी के बारे में अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के द्वारा 27 नवंबर 2020 को इसमें 185 लोगों का कहना है कोर्ट में, कौन सी कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या कहना है 185 लोगों का कि उन्हें जबरदस्ती ही कन्वर्ट किया गया। मतलब 185 लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, जोर दबाव बना के उन्हें कन्वर्ट किया गया है। धर्म का मतलब प्रचार प्रसार करना है, आपको फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है ये अधिकार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को दूसरे अपने धर्म में जबरदस्ती ले आओ। ठीक है, तो 185 लोगों का कहना है मैं तो भाई जबरदस्ती लेके आए हैं। उसके साथ ही 65 केस ऐसे हैं इसमें कि 65 केस में कुछ जो 65 लोग थे वो 18 वर्ष से कम उम्र के थे, उनका भी धर्म परिवर्तन करा दिया। ठीक है, तो इसी विषय में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि 427 लोगों का कन्वर्जन हुआ था, इसी कारण 833 लोगों को अरेस्ट किया गया है।
और ये डाटा इकट्ठा हुआ है 2021 से 2023 का, मतलब कि अभी और भी डाटा खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के द्वारा अगर कोई आदमी किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में लेके आता है, अधिकार है फंडामेंटल राइट कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार जितना भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में नहीं ला सकते। बहला फुसला कर भी उसे अपने धर्म में लाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस एक्ट को याद रखना, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा दोस्तों यूपी में जो भी कन्वर्जन हुए हैं उनको, जिन्होंने किए हैं उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इंडिया के जो यूपी है इसी में ही ये काम अभी हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके चीफ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके चीफ कौन है? ब्रजभूषण जी, जिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि उनका कहना है जो रेसलिंग फेडरेशन के, जो इस फेडरेशन में खेलते हैं, जो भी खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, उनकी लेडी जो फीमेल खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे साथ किया करते थे। इसी कारण से अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर दिल्ली पे धरना भी दे रखा है उन लोगों ने, और उनकी मांग है, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर रखी है, उनकी मांग है कि ब्रजभूषण जी को अरेस्ट किया जाए। तो एनआरसी भी इन लोगों के साथ में उतर चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और उसका कहना है कि इस प्रकार की संस्थाओं में या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की संस्थाओं में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि एक कमेटी होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें महिलाएं अपने जो उनके साथ हुआ है, गलती या हो रहा है, उसकी वो रिपोर्ट करा सके। और ये कमेटी जब उन्होंने देखी कि ये कमेटी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में है ही नहीं, इसमें जो WFI है इसमें ये कमेटी है ही नहीं, ना तो पहले थी और ना अब है, तो उन्होंने बोला है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था तो इस प्रकार की कमेटी क्यों नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का अब उन्होंने बोला है कि ऐसा तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है, बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, मतलब क्रिकेट का क्लब है आपका फुटबॉल का क्लब है, आपका हॉकी का क्लब है, उन सभी में भी इस तरीके से कोई कमेटी नहीं होगी। तो उन्होंने बोला है कि 2 महीने में सारे स्पोर्ट्स के जितने भी क्लब हैं वो सभी रिपोर्ट पेश करें, बताएं कि ये कमेटी है या नहीं है, और नहीं है तो जल्द से जल्द इस प्रकार की कमेटी को बनाएं जिसमें फीमेल जो होती हैं, फीमेल खिलाड़ी जो होती हैं वो अपनी रिपोर्ट को रख सकें वहां पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली तरफ देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों, मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। देखो पिछले साल तक मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि मंकी पॉक्स हो रहा है। ये क्या था? एक प्रकार से चिकन पॉक्स ही था, है ना, कि भाई आपको छोटे छोटे दाने हो जाते थे, चिकन पॉक्स आपको हुआ भी होगा, तो ये ऐसा ही था। और इसके जो कारण था, रीजन जो था, ये था कि पहले ये जानवरों में होता था और जानवरों से किस में होता है? इंसानों में। तो इसीलिए जब जानवरों से इंसानों में बीमारी फैलती है उसे बोलते हैं जोनोटिक डिसीज। याद रखना है, जो बीमारी जानवरों से इंसानों में जाती है उसे बोलते हैं जोनेटिक डिसीज। मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, और साथ में ही कोविड-19 भी WHO ने बोल दिया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। मंकी पॉक्स क्या है? जोनेटिक डिसीज है, जानवरों से इंसानों में फैलती है, ये एक वायरस है। ठीक है, कौन सा वायरस है? ऑर्थोडॉक्स वायरस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, और दूसरा एक और बात है इंपॉर्टेंट कि ये जो पहले पाया गया था ना, सबसे पहले ये कोंगो में पाया गया था, सबसे पहले जो हुआ था कोंगो में हुआ था। प्रॉब्लम क्यों हुई? हमें पता है कि ये चिकन पॉक्स की तरह ही था। प्रॉब्लम इसलिए हुई कि इस प्रकार की वैक्सीन बनना बंद हो गई जब 1980 में ही भारत को चिकन पॉक्स फ्री बोल दिया गया था, कि चिकन पॉक्स बहुत कम, मतलब बहुत ही कम होता था, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी बीमारी हुई थी चिकन पॉक्स की, लेकिन भारत से वो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, और भी जो दुनिया थी वहां से भी खत्म कर दी गई थी। इतनी उस डिसीज की वैक्सीन नहीं थी। इसी कारण से ये जो आपका मंकी पॉक्स है ये ज्यादा फैलता चला गया, जल्दी जल्दी करके फैलता चला गया, फिर बाद में वैक्सीन बनाई, उसके बाद इसको कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये हमारा वायरस है। दूसरा कौन सा वायरस है? ऑर्थोडॉक्स वायरस है। तीसरा कौन सी बीमारी है? ये जोनोटिक डिसीज है। जोनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है? जानवरों से इंसानों में फैलती है।
तो ये 4-5 चीजें हैं जो इसमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चाम लामा परफॉर्मेंस बुद्ध जयंती पर किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि अभी जो है बुद्ध जयंती पर हिमाचल प्रदेश में एक परफॉर्मेंस किया गया है, एक तरीके का नृत्य होता है, डांस होता है चाम लामा। तो ये हमें पता होना चाहिए। आ सकता है हिमाचल प्रदेश में बुद्ध की जयंती पर कौन सा परफॉर्मेंस या डांस किया जाता है, तो उसे बोलते हैं चाम लामा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कुछ डांसों के मैंने बारे में बता रखे हैं दोस्तों। सिंगी चाम और स्नो लायन डांस, ये कहां पर होता है? सिक्किम में होता है। दूसरा है कोलाटम, ये कहां पर डांस होता है? ये आंध्र प्रदेश में होता है। मोहिनीअट्टम एंड कथकली, ये कहां होता है? ये केरल में होता है। नौटंकी और रासलीला ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही धीरे धीरे करके अभी आप इन 4-5 को देखोगे, 4-5 को सुनोगे, ये आपको याद होंगे। फिर अगली बार दूसरी जो करंट अफेयर लेकर आऊंगा, फिर उनमें 4-5। तो ऐसे ही छोटा छोटा देख देख के स्टैटिक जीके भी हमारी तैयार होती रहेगी। ठीक है, तो फिर बोल देता हूं, सिंगी चाम और स्नो लायन डांस ये सिक्किम में होता है। देखो इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। अरे सॉरी दोस्तों, ये देखो इस तरीके का सिंगी डांस। दूसरा है दोस्तों आपका कोलाटम आंध्र प्रदेश में इस तरीके का, मोहिनीअट्टम एंड कथकली इस तरीके का, नौटंकी और रासलीला इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। नौटंकी मोहिनीअट्टम केरल में, कोलाटम आपका आंध्र प्रदेश में, सिंगी चाम और स्नो लायन डांस ये होता है आपका सिक्किम में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, डांसों के बारे में भी पता होना चाहिए कौन सा डांस होता है। और चाम लामा इसका तो पता ही होना चाहिए क्योंकि अभी हुआ है ये परफॉर्मेंस। ठीक है, और किसकी जयंती पर? बुद्ध की जयंती पर हर बार मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे तो वैसे कुछ नहीं है दोस्तों, आगे तो यहीं पे खत्म होता है हमारा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। द हिंदू के भी ले आया, लोकल न्यूज के भी ले आया, इंडियन एक्सप्रेस के भी मैंने इसमें सारे डालने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर क्वेश्चन आने चाहिए, और वैसे आएंगे भी नहीं। तो करंट अफेयर के लिए आप इसको डेली सुनते रहिए, आपका काम होता रहेगा, हो जाएगा आपका। करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।